हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम बात करेंगे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर मैनी फिनोमिना विच वी ऑब्जर्व इन नेचर और एट होम। फॉर एग्जाम्पल, रॉ मैंगोज स्वीवेल व्हेन पिकल्ड इन ब्राइन सॉल्ट वाटर। विल्टेड फ्लावर रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर। ब्लड सेल्स कोलैप्स व्हेन सस्पेंडेड इन सैलाइन वाटर etc। तो हमारे आसपास नेचर में या फिर हमारे घरों पर बहुत सारे फिनोमिना होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। इनमें से कुछ यहाँ दे रखे हैं, जैसे रॉ मैंगोज। रॉ मैंगोज मीन्स कच्चे आमों को जब हम सॉल्ट वाटर को क्या बोलते हैं, ब्राइन। तो जब हम सॉल्ट वाटर में कच्चे मैंगोज को रखते हैं तो वो श्रीवेल हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, उनमें से वाटर बाहर निकल जाता है। एंड विल्टेड फ्लावर, और विल्टेड फ्लावर्स को मीन्स मुरझाए हुए फूलों को जब हम फ्रेश वाटर में रखते हैं तो वो फिर से रिवाइव हो जाते हैं, फिर से ताजा महसूस होने लगते हैं। एंड ब्लड सेल्स को जब हम सैलाइन वाटर में रखते हैं तो वो सिकुड़ जाती है और वो सेल मर जाती है। If we look into these processes, we find one thing common in all, that is, all these substances are bounded by membranes. तो ये जो फिनोमिना है कि अगर हम वाटर में डाल दें तो कोई चीज सिकुड़ जाती है, या फिर वाटर में डाल दो तो वो फूल जाती है। तो ये जो फिनोमिना है ये इन सब में कॉमन है, और वो इसलिए कॉमन है क्योंकि चाहे रॉ मैंगो हो, चाहे फ्लावर्स हो, या ब्लड सेल्स हो, ये सभी चीजें किससे कवर हैं, एक मेम्ब्रेन से। तो इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन है, उसी की वजह से ये प्रोसेस हो रहे हैं। अब इस मेम्ब्रेन के बारे में हम आगे जानेंगे। दीज मेम्ब्रेन्स कैन बी ऑफ एनिमल और वेजिटेबल origin, and these occur naturally such as pig's bladder or parchment, or can be synthetic such as cellophane। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये नेचुरली एनिमल में भी मिल सकती है और वेजिटेबल्स में भी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है कि पिग का जो ब्लैडर होता है, पिग का ब्लैडर, उसके ऊपर क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। जो ये प्रोसेस हो रहा है वाटर का रिमूव हो जाना या उसमें वाटर का आ जाना, ये इस मेम्ब्रेन की वजह से ही हो रहा है। तो ये पिग की ब्लैडर पे भी होती है। और पर्चमेंट क्या है, ये भी एक मेम्ब्रेन है। पर्चमेंट पता है क्या होती है, ये जो एनिमल्स की स्किन होती है उसको पहले राइटिंग के लिए यूज करते थे, क्योंकि पहले पेपर नहीं थे, तो उसको बोलते थे हम पर्चमेंट। और कैन बी सिंथेटिक, और ये मेम्ब्रेन सिंथेटिक भी हो सकती है, जैसे सेलोफेन क्या होती है, ये एक पेपर की तरह ही एक मेम्ब्रेन होती है जो कागज की तरह ही दिखती है, और ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो ये सब मेम्ब्रेन नेचुरली भी हो सकती हैं और सिंथेटिक भी। These membranes appear to be continuous sheets or films, yet they contain a network of some microscopic holes or pores। तो ये जो मेम्ब्रेन जो पिग के ब्लैडर पर मिल रही है, या पर्चमेंट या सेलोफेन्स, ये जो मेम्ब्रेन है हमें दिखने में तो ऐसी लगती है कि ये कंटिन्यूअस शीट है, मगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये एक कंटिन्यूअस शीट नहीं है। इसमें बीच बीच में होल्स हैं, पोर्स हैं, इसमें बीच बीच में छेद हैं जो बहुत ज्यादा छोटे हैं, सब माइक्रोस्कोपिक टाइप के, बिल्कुल छोटे छोटे। स्मॉल सॉल्वेंट molecules like water can pass through these holes, but the passage of bigger molecules like solute is hindered। तो ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं इन मेम्ब्रेन के ऊपर, ये इनसे होकर वाटर के जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स तो पास हो सकते हैं, मगर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो सकते, क्योंकि ये पोर्स बहुत छोटे हैं।
तो कहने का मतलब इन छोटे छोटे पोर्स से होके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स तो पास हो सकते हैं, मगर सॉल्यूट के पास नहीं हो सकते। मेम्ब्रेन्स हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज आर नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को पास हो जाने दे मगर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को पास ना होने दे, ऐसी मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। Assume that only solvent molecules can pass through these semi-permeable membrane. If this membrane is placed between the solvent and solution as shown in figure 2.9, the solvent molecule will flow through the membrane from pure solvent to solution. This process of flow of solvent is called osmosis. तो इसे समझने के लिए हमें फिगर नंबर 2.9 देखना पड़ेगा, मगर इस फिगर से समझना थोड़ा मुश्किल है। हम इसे समझेंगे फिगर नंबर 2.10 से। ये देखिए, यहाँ दे रखा है फिगर नंबर 2.10। यहाँ पर एक तरफ सॉल्वेंट ले रखा है और एक तरफ सॉल्यूशन ले रखा है और बीच में हमने SPM लगा रखी है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को तो पास होने देती है मगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स को नहीं पास होने देती, इसलिए ये सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लगेंगे। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से इधर आने लगेंगे थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सॉल्वेंट तो यहाँ भी है, क्योंकि ये सॉल्यूशन है तो इसमें सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों होंगे। तो ये वाला सॉल्वेंट भी इधर आ सकता था क्योंकि ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को जाने देती है, मगर सॉल्वेंट के ये वाले मॉलिक्यूल्स इधर गए, इसके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर नहीं आए क्योंकि यहाँ पर हमने सॉल्यूट मिक्स नहीं किया है, यहाँ कंसंट्रेशन कम है। लेकिन यहाँ पर हमने सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है या फिर 0 है और यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल मूव करते हैं, मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है, मूवमेंट होता है, ऐसे ही प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। द फ्लो विल कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। एंड अभी जो मैंने बताया था कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ जा रहे थे, तो ये कब तक जाएंगे? जब तक के इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आ जाएगी। कहने का मतलब दोनों में कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाएगी, तब तक सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ जाते रहेंगे। द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन साइड अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैन बी स्टॉप्ड इफ सम एक्स्ट्रा प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन। तो एक तो ये तरीका हो गया कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर जाना कब बंद होंगे? जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी। और एक दूसरा तरीका ये है कि अगर हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दें, कुछ यहाँ पर सॉल्यूशन की साइड हम थोड़ा प्रेशर और बढ़ा दें, तो ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो इधर आ रहे हैं ये इधर आना बंद हो जाएंगे। तो जो हमने एक्स्ट्रा प्रेशर इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए लगाया है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के मूवमेंट को रोकने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया है, उसको ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर वो एक्स्ट्रा प्रेशर है जो ऑस्मोसिस के फिनोमेना को स्टॉप करने के लिए लगाया जाता है। The flow of solvent from dilute solution to concentrated solution across a semi-permeable membrane is due to the osmosis. तो osmosis में क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ ओनली सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट होता है।
The important point to be kept in mind is that the solvent molecule always flow from lower concentration to higher concentration of the solution. तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात कौन सी है कि ओनली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास होते हैं थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और कहां से कहां, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ. The osmotic pressure has been found to depend on the concentration of solution. और ये जो osmotic pressure है ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है, ये concentration of solution पर डिपेंड कर रहा है. अगर solution की concentration ज्यादा होगी तो फिर यहाँ पर osmotic pressure ज्यादा लगाना पड़ेगा osmosis को रोकने के लिए, और अगर solution की concentration कम है तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर कम लगाना पड़ेगा ऑस्मोसिस को रोकने के लिए. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज द एक्सिस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन प्रिवेंट ऑस्मोसिस. तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ये एक्स्ट्रा प्रेशर है, एक्सिस प्रेशर है जो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए लगाया जाता है टू स्टॉप द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इनटू द सॉल्यूशन. जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो जा रहे हैं उनको रोकने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया जाता है, जो कि फिगर नंबर 2.10 में दे रखा है. ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एज इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन देयर आइडेंटिटी. तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड कर रही है, ना कि उसके नेचर पर. क्योंकि यहाँ पर देखो बिल्कुल सॉल्यूट नहीं था, ये डाइल्यूट था, और यहाँ पर सॉल्यूट बहुत ज्यादा था. तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे थे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल. तो इसका मतलब कंसंट्रेशन पर, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है ऑस्मोसिस. For dilute solutions, it has been found experimentally that osmotic pressure is proportional to the molarity C of the solution at a given temperature T. Thus, pi equal to CRT. तो जो osmotic pressure है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो सॉल्यूशन की मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो मोलैरिटी क्या है, C. यहाँ मोलैरिटी को C से डिनोट किया है. तो ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी C एट ए टेम्परेचर T. और यहाँ पर ये पाई क्या है, हियर पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये है ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड C मोलैरिटी है. R क्या है, R इज द गैस कांस्टेंट है, एंड T टेम्परेचर है. एंड यहाँ पर C क्या है, मोलैरिटी. मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है N2 डिवाइडेड बाई V, नंबर ऑफ मोल्स इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो ये है मोलैरिटी, जिसको हम लिख सकते हैं N2 डिवाइडेड बाई V. तो C इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई V होता है. तो हम C को हटा के N2 डिवाइडेड बाई V इसको रख सकते हैं. तो पाई इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई V RT, ये हो जाएगा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला. हियर V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स कंटेनिंग N2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट. इफ W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऑफ मोलर मास M2 इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, देन N2 इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाई M2 एंड वी कैन राइट. Here V is volume of a solution in liters containing N2 moles of solute. If W2 grams of solute of molar mass M2 is present in the solution, then N2 equal to W2 divided by M2 and we can write. तो N2 का फॉर्मूला क्या होता है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स N2 इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाई M2. नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो हमारे सॉल्यूट का जो मास दे रखा होता है उसको W2 से रिप्रेजेंट किया है, एंड ये है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो N2 इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाई M2, ये हो गया N की वैल्यू.
तो यहाँ पर ये देखिए पाई की वैल्यू क्या दे रखी थी, पाई इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई VRT। तो यहाँ N की जगह हम ये रख सकते हैं, तो ठीक है हमने रख दिया W2 डिवाइडेड बाई M2 यहाँ रख दिया, और नीचे क्या है V और RT। फिर यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो पाई V इक्वल टू W2RT डिवाइडेड बाई कैपिटल M2। ये हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ भी वही दे रखा है, पाई V इक्वल टू W2RT डिवाइडेड बाई M2। यहाँ से हम M2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, M2 इक्वल टू W2RT, और पाई V कहाँ जाएगा, यहाँ पे पाई V। तो यहाँ से हम सॉल्यूट का मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थस नोइंग द क्वांटिटीज W2, T, पाई एंड V, वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो अगर हमें W2, टेम्परेचर, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये सारी चीजें अगर हमें पता हो तो हम मोलर मास M2 की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड अनदर मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मोलर मासेस ऑफ सॉल्यूट। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला ये मेथड है, इसने हमें एक और नया तरीका दे दिया सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करने का। दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड टू डिटरमाइन मोलर मासेस ऑफ प्रोटीन, पॉलीमर्स एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला तरीका है जिससे हम मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं, इस तरीके से हम प्रोटीन्स का, पॉलीमर्स का या दूसरे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड हैज द एडवांटेज ओवर अदर मेथड्स एज प्रेशर मेजरमेंट इज अराउंड द रूम टेम्परेचर एंड द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी। तो देखिए ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला मेथड है मोलर मास कैलकुलेट करने का, इसके कई सारे एडवांटेज हैं। एक तो इसमें प्रेशर का यूज होता है, टेम्परेचर का नहीं। टेम्परेचर को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है, मगर प्रेशर को हम रूम टेम्परेचर पर ही मेजर कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसमें मोलैरिटी को यूज कर रहे हैं, मोलैलिटी को नहीं, क्योंकि मोलैरिटी में वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम को हम आसानी से मेजर कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू वेट के। वेट को मेजर करना थोड़ा मुश्किल होता है, मगर वॉल्यूम को आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें एक तो हम मोलैरिटी यूज कर रहे हैं, इसलिए ये इसका एक एडवांटेज हो गया, और इसमें प्रेशर यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर नहीं। तो ये भी एक दूसरा एडवांटेज है इस मेथड का। As compared to other qualitative properties, its magnitude is large even for very dilute solutions। तो देखिए दूसरे हमने कौन कौन से तरीके देखे थे। एक तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग एंड लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये दोनों प्रोसेस देखे थे और इनकी हेल्प से हमने मोलर मास भी कैलकुलेट किया था। इन दोनों मेथड्स में अगर हमने थोड़ा बहुत सॉल्यूट ऐड किया है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो उसका मोलर मास कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती थी। मगर यहाँ पर अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तब भी उसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर से जो हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं उसका मैग्नीट्यूड बहुत हाई होता है। द टेक्निक ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर for determination of molar mass of solid is particularly useful for biomolecules as they are generally not stable at high temperature and polymers have poor solubility। तो ये जो तरीका है ऑस्मोटिक प्रेशर वाला किसी मॉलिक्यूल के मोलर मास को कैलकुलेट करने का, इसका कहाँ यूज होता है, बायोमोलिक्यूल्स के मोलर मास को कैलकुलेट करने में, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स हाई टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं हो पाते हैं और यहाँ पर टेम्परेचर का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ तो प्रेशर देखना है। तो इसलिए ये तरीका बेटर है मोलर मास को कैलकुलेट करने का।